हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 13 चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल। इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर। तो अगर आपने लेसन के एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए और उसके बाद क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, जिसमें फर्स्ट वन आपको दिया है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस में फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, इन अ फिजिकल चेंज मटेरियल में चेंज इट्स शेप, साइज, टेक्सचर और स्टेट। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस के या फिर जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके फिजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि उसकी साइज, शेप या फिर टेक्सचर जो होता है वो चेंज होता है। एंड इन केमिकल चेंजेस अगर हम देखेंगे तो अ चेंज विच आफ्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन अल्सो। ये केमिकल चेंजेस में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो सकती है और उसके जो कंपोजिशन होते हैं वो भी चेंज होते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट फिजिकल चेंजेस में देखेंगे, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। तो फिजिकल में नया कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है, लेकिन केमिकल चेंजेस में अगर हम देखेंगे तो एक नया कंपाउंड या फिर सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। थर्ड पॉइंट, द चेंज इज़ टेम्पररी, इट इज़ रिवर्सिबल। अगर फिजिकल चेंजेस की बात हम करेंगे तो यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस का अगर साइज, शेप चेंज होता है तो वो बाद में फिर से जैसे ओरिजिनल पोजीशन था उस तरीके से हो जाता है और इसे ही हम रिवर्सिबल कहते हैं। लेकिन केमिकल में ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे अगर एक बार जो चेंज हो जाए वो परमानेंट होते हैं, वो इरिवर्सिबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो फिजिकल चेंजेस में अगर हम देखेंगे कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर, तो वाटर को जब हीट मिलती है तो वो इवेपोरेट होता है, मीन्स लिक्विड टू गैसेस फॉर्म में चला जाता है। तो वही जो गैसेस है उनको कूल डाउन अगर हम करेंगे तो फिर से वो वाटर बनता है। तो यहाँ पे क्या ये रिवर्सिबल है। लेकिन केमिकल चेंजेस में अगर हम देखेंगे कि बर्निंग ऑफ वुड, एक बार लकड़ी को जलाया आपने, उसके अगर राख बन जाती है तो फिर से उसको हम लकड़ी बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो ये इरिवर्सिबल होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दिए फिजिकल चेंजेस के, बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस है। और केमिकल के एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, पेपर, सोरिंग ऑफ मिल्क, डाइजेशन ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, इस तरीके से। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड वन, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। तो पीरियोडिक चेंजेस में हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सम चेंजेस occur again and again after a definite interval of time. Such changes are called periodic changes. कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो बार बार होते हैं लेकिन एक डेफिनेट इंटरवल टाइम के बाद होते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसी टाइम के बाद वो फिर से रिपीट होते हैं, तो उन्हें पीरियोडिक चेंजेस कहा जाता है। और नॉन पीरियोडिक चेंजेस कौन से होते हैं? इन दिस certain changes will recur after one occurrence. It cannot be said for sure even if the occur interval is not fixed. Such changes are called non-periodic changes. ऐसे चेंजेस वो बाद में हो भी सकते हैं लेकिन उनका जो टाइम होगा, जो इंटरवल का टाइम जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, कभी भी हो सकता है कम ज़्यादा समय में, तो उसे नॉन पीरियोडिक चेंजेस भी कहा जाता है। सेकेंड में देखेंगे हम एग्जाम्पल पीरियोडिक चेंज का, मूवमेंट ऑफ क्लॉक हैंड्स इन क्लॉक शोइंग टाइम, चेंज ऑफ सीजन, डे एंड नाइट फॉर्मेशन, हार्ट बीट, रैपनिंग ऑफ फ्रूट, राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन। तो ये क्या होते हैं? पीरियोडिक चेंजेस एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि 6 o'clock अगर बजा है, 7 o'clock बजा है, तो आफ्टर 12 o'clock 12 आवर्स क्या होगा, फिर से वो टाइम आता है। मीन्स पर्टिकुलर टाइम दिया है कि उसके बाद ही वो हमें दिखाई देगा। या फिर चेंजेस ऑफ सीजन, तो मंथ होते हैं, मंथ वाइज सीजन चलता है कि उसी मंथ में वो सीजन हमें दिखाई देते हैं पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो ये पीरियोडिक चेंजेस का एग्जांपल आएगा। और नॉन पीरियोडिक में क्या आएगा कि वल्केनिक इरप्शन, पता नहीं कब आज अगर वल्केनिक इरप्शन होता है किसी वल्केनो में तो पता नहीं कि 1 महीने के बाद होगा, 4 महीने के या 4 साल के बाद होगा। ऑकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक भी रोज़ नहीं आता है लेकिन हम लोग कह नहीं सकते कि कब आएगा। सुनामी, फॉरेस्ट फायर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर ऑफ फ्रॉम आइस, स्नीजिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि कभी भी हो सकती है, तो ये नॉन पीरियोडिक चेंजेस में आता है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, दे रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर अ फिक्स इंटरवल टाइम। अगेन वही पॉइंट है कि एक फिक्स इंटरवल टाइम के बाद ही वो फिर से दिखाई देते हैं। दे डू नॉट रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, नॉन पीरियोडिक में लिखेंगे। नेक्स्ट है थर्ड वन, नेचुरल चेंज एंड मैन मेड चेंज। तो नेचुरल चेंज क्या होते हैं? चेंजेस दैट अकर नेचुरली ऑन इट्स ओन आर कॉल्ड नेचुरल चेंजेस। कि जो चेंजेस नेचर में अपने आप ही होते हैं तो उन्हें नेचुरल चेंजेस कहा जाता है। और मैनमेड मीन्स क्या, कि जो चेंजेस दैट आर रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, सच चेंजेस आर कॉल्ड मैनमेड। कि ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटी के कारण कोई चेंजेस आ जाते हैं तो उन्हें मैनमेड चेंजेस कहा जाता है।
सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे नेचुरल चेंजेस में क्या आएगा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। कोई फ्रूट पकता है तो क्या है, नेचुरल चेंज है। जैसे कि कोई कच्चा आम होता है वो पक्का आम बन जाता है या फिर मैंगो बन जाता है, तो वो क्या आएगा, नेचुरल चेंज आएगा। और क्या दिया है कि चेंज इन द क्लाइमेट, तो वो भी नेचुरल चेंज आएगा। और मैनमेड में हम देखेंगे एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ फॉसाइल फ्यूल से, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल, तो ये मैनमेड चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, अंडर विच डिफरेंट टाइप्स कैन बी फॉलोइंग चेंजेस बी क्लासिफाइड। जैसे कि फर्स्ट वन है कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, तो इसमें कौन से चेंजेस होते हैं, तो मैं भी कह सकते हैं अगर हमने मिल्क में योगर्ट डाला तो उससे क्या होगा कि हमने कुछ एक्टिविटी की है। और यहाँ पे दूसरा भी आ सकता है, नेचुरल भी हम कह सकते हैं कि नेचुरली भी मिल्क में योगर्ट डालने के कारण कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके कारण वो योगर्ट बनता है, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप। नेक्स्ट है बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, तो ये मैनमेड होते हैं क्योंकि हम लोग ही उन्हें बनाते हैं। ऑकरेंस ऑफ अर्थक्वेक, तो ये नॉन पीरियडिक आएगा। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, तो ये पीरियडिक आएगा। नेचुरल चेंजेस, स्ट्रेचिंग ऑफ ए स्प्रिंग, तो फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंज दोनों भी आएंगे। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजंस, जिसमें फर्स्ट वन हम लिखेंगे, वाइल परचेसिंग कैन फूड इट्स एक्सपायरी डेट शुड बी चेक। कैन फूड मीन्स जो पैकिंग वाले फूड्स आते हैं, तो फूड पैकेट्स आते हैं, तो उनके ऊपर जो एक्सपायरी डेट होता है उसे हमें क्यों चेक करना चाहिए। तो आंसर में लिखेंगे फर्स्ट वन, कैन फूड इज प्रोसेस्ड फूड, तो वो क्या होता है, प्रोसेस्ड फूड होता है। एंड आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम इट मे गेट स्पॉइल ड्यू टू सम ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट मे गेट इंटॉक्सिकेटेड, तो उसके ऊपर प्रोसेस किया होता है, तो आफ्टर सर्टन टाइम क्या हो सकता है कि वो जो फूड है वो स्पॉइल हो सकता है, उनमें अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो जाते हैं तो इसके लिए इफ़ यू कंज्यूम सच फूड वी मे गेट फूड पॉइजनिंग, सो वी शुड चेक द एक्सपायरी डेट। तो ऐसे अगर एक्सपायरी चली गई, डेट कोई दी हुई है वो चली गई, उसके बाद अगर हम वो खाना खाते हैं तो उससे हमें पॉइजनिंग हो सकती, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, जिसके कारण जब भी आप मार्केट में जाते हो और कोई फूड पैकेट्स खरीदते हो तो उसके ऊपर जो एक्सपायरी डेट होता है वो आपको चेक करना चाहिए। नेक्स्ट है सेकेंड, एन आयन आर्टिकल शुड बी गिवन अ कोट ऑफ पेंट। जो आयन के आर्टिकल्स होते हैं तो उनके ऊपर हमें पेंट का कोट क्यों करना होता है, तो आंसर में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, when an iron article is kept for a long time it gets corroded due to presence of oxygen in atmosphere। कोई भी आयन से बनी हुई जो चीज़ होती है, लोहे की चीज़, अगर आप ऐसे ही रखोगे तो क्या होता है कि हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसके साथ उसका जो रिएक्शन होता है उसके कारण वो करोड होता है। करोड मीन्स क्या, जंग लगना, उसमें जंग लग जाता है और वो आयन का आर्टिकल खराब हो सकता है। Iron gets oxidized to iron oxide which forms a reddish brown layer on it and iron get rusted। रस्ट होता है मीन्स वही जंग लग जाता है उसमें। तो आयन में जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, हवा में ऑक्सीजन होता है, उससे जो रिएक्शन होता है तो उसके कारण वहाँ पे रेडिश ब्राउन लेयर बन जाता है जिसे हम जंग लगना कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड करोजन, जिसे करोजन कहा जाएगा। ड्यू टू करोजन थिंग्स बिकम वीक, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई चीज़ करोड़ होती है या फिर जंग लग जाता है ज़्यादा तो वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। सो एन आयन आर्टिकल शुड बी गिवन अ कोट ऑफ पेंट सो दैट इट इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट करोजन। अगर हम उसे पेंट जो है उसका कोट चढ़ाते हैं या फिर कोट मीन्स क्या, कोटिंग करते हैं, उससे पेंट कर देंगे तो उससे क्या होगा कि डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होगा आयन का ऑक्सीजन के साथ और वहाँ पे रिएक्शन भी नहीं होगा, जिसके कारण जो आयन के आर्टिकल्स होंगे वो उनका करोजन भी नहीं होगा। पेंट गिव्स प्रोटेक्शन टू आयन, तो इसीलिए हमें पेंट करना होता है। अगर आपने देखा होगा घर की कई सारी चीज़ें होती है, आर्टिकल्स होते हैं हमारे आयन के, तो उनके ऊपर कलर किया जाता है, तो यही रीज़न होता है उसके पीछे। थर्ड वन है वुडन आर्टिकल शुड बी पॉलिश। जो हम लोग फर्नीचर वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पर भी पॉलिश किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, when a wooden articles comes in contact with moisture there is a possibility of fungal growth and also termites will make wooden article brittle and break। कि जो लकड़ी के आर्टिकल्स होते हैं, आपका फर्नीचर जो होता है वहाँ पे क्या होता है कि अगर मॉइस्चर है थोड़ा सा, अगर हम देखेंगे बारिश के दिनों में तो ज़्यादा होता है, अगर कहीं पे हमेशा का अगर एनवायरनमेंट उसी तरीके से होता है, टेम्परेचर कम है, मॉइस्चर जो होता है घर में अगर, तो वहाँ पे चांसेस होते हैं फंगस लगने का उस लकड़ी में। और अगर एक बार फंगस लग जाता है, टर्माइट दीमक लगना हम कहते हैं, तो उससे क्या होता है वुड जो है वो ख़राब हो जाता है।
सो वुडन आर्टिकल शुड बी पॉलिश विच फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर। तो ये जो फंगस लगना या फिर टर्माइट्स लगते हैं तो उनके कारण क्या हो जाता है, जो लकड़ी होती है वो ब्रिटल टूट सकती है, इजीली ब्रेक हो सकती है, जिसके कारण अगर हम उनके ऊपर पॉलिश करते हैं तो उससे एक लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो जाता है। इट डज नॉट अलाउ द वुडन आर्टिकल्स टू गेट डिकेड बाय मॉइस्चर और अटैक बाय टर्माइट। तो इनके कारण जो खराब होता है वुड वो नहीं होगा अगर हम उसे पॉलिश करके रखते हैं। तो इसीलिए आपने देखा अगर घर में भी जो फर्नीचर बनाया जाता है तो उसमें लकड़ी का अगर बना होता है तो उसे पॉलिश किया जाता है। फोर्थ वन है कॉपर एंड ब्रास यूटेंसिल शुड बी टीन। जो आपके घर में कॉपर के, ब्रास, तांबे और पीतल के जो बर्तन होते हैं उन्हें टीन का लेयर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? तो ड्यू टू करोजन ऑफ कॉपर और ब्रास अ ग्रीनिश लेयर इज सीन टू फॉर्म ऑन इट। अगर तांबे का या फिर पीतल के जो बर्तन होते हैं वो ज़्यादा दिन तक अगर हम रखेंगे तो उससे क्या होता है, उसके ऊपर ग्रीन लेयर फॉर्म हो जाता है। सो टू प्रोटेक्टेड कॉपर एंड ब्रास यूटेंसिल्स फ्रॉम करोजन दे आर कोटेड विथ टीन। तो इसीलिए टीन से उन्हें क्या किया जाता है, कोट किया जाता है और उस प्रोसेस को टीन कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ वन, अ ड्राई हैंकरचिप गेट्स वेट एट वंस ऑन डिपिंग इन वाटर बट इट टेक्स लॉन्ग फॉर अ वेट हैंकरचिप टू ड्राई। अगर हैंकरचिप आप पानी में डालते हो तो इजीली एक ही टाइम में वो क्या हो जाता है, गीला हो जाता है, लेकिन उसे सूखने के लिए टाइम लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो आंसर लिखेंगे, द ड्राई फाइबर्स ऑफ एब्जॉर्ब्स वाटर टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी इमीडिएटली, दैट इज़ वाई हैंकरचिप गेट्स वेट एट वंस। कि जो हैंकरचिप के फाइबर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, उनकी जितनी कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी, उतना वाटर जो है एब्जॉर्ब करके रखते हैं। व्हेन वेट हैंकरचिप ड्राइज ऑल द वाटर एब्जॉर्ब्स हैज़ टू बिकम वाटर वेपर बाय इवेपोरेशन। तो हैंकरचिप को अगर हम ड्राई करते तो उस समय क्या होगा कि जो पानी उसके अंदर चला गया है वो इवेपोरेट हो जाएगा हीट के कारण। दिस डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग एयर एंड हीट। और ये डिपेंड करता है पूरी तरीके से सराउंडिंग एयर और हीट के ऊपर, कि अगर धूप अच्छी खासी है तो जल्दी सूख जाएगा, धूप नहीं, बारिश के दिनों में अगर आप देखोगे तो कपड़े इजीली नहीं सूखते हैं। दैट इज़ वाई वेट हैंकरचिप टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू ड्राई। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल यू टेक इनटू अकाउंट व्हाइल आइडेंटिफाइंग द फॉलोइंग, अ फिजिकल चेंज इन अ सब्सटेंस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आंसर में, आई विल टेक इन टू अकाउंट द फॉलोइंग फैक्ट्स, कि फिजिकल चेंजेस सब्सटेंस में क्या हुए। तो हम क्या देख सकते हैं, वेदर द शेप, साइज और स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज, कि उसका शेप, साइज, स्टेट चेंज हुआ है क्या। वेदर इट इज़ अ टेम्पररी चेंज, क्या ये चेंज टेम्पररी है या फिर रिवर्सिबल है। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं फिजिकल चेंजेस में। अगर किसी सब्सटेंस में केमिकल चेंज होता है तो हम लोग क्या देखेंगे कि वेदर अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है क्या, या फिर जो चेंजेस हुए वो परमानेंट है या फिर नॉन रिवर्सिबल है। तो यही पॉइंट जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं तो वही हमें यहाँ पे ध्यान में रखने होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, रीड द पैराग्राफ एंड नोट डाउन द वेरियस टाइप्स ऑफ चेंजेस इट मेंशन। तो पूरा पैराग्राफ आपको दिया है, आप एक बार रीड करके देखिए। तो उसमें आपको लिखना क्या है कि कौन से टाइप ऑफ चेंजेस आपको इस पैराग्राफ में दिए हैं। जैसे कि आंसर में आप लिखोगे क्लॉक शोइंग 6 o'clock टाइम, तो ये क्या आएगा, पीरियोडिक चेंज आएगा। सन वॉज सेटिंग, तो पीरियोडिक चेंज आएगा क्योंकि पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर से वो होने वाला है। ब्रीज वॉज ब्लेइंग, तो ये नेचुरल चेंज है। लीव शेकिंग, ये भी नेचुरल चेंज है। मेकिंग टॉयज फ्रॉम वेट सॉइल, तो यहाँ पे फिजिकल चेंजेस हो गए क्योंकि सॉइल को हम साइज एंड शेप चेंज करके वो टॉयज बनाएंगे, तो फिजिकल चेंज आएगा। मेकिंग डो फ्रॉम व्हीट फ्लोर, तो ये भी फिजिकल चेंज आएगा। फ्राइंग पूरीज, केमिकल चेंज आएगा। रेनिंग, नेचुरल चेंज। एंड लाइटनिंग, नेचुरल चेंज। तो इस तरीके से आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं और उनके आंसर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।